ना भाई स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने लास्ट टाइम जो छोड़ा था, हम लोगों ने क्या छोड़ा था कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट डिफाइन कर दी थी टेस्ला, ठीक है। और कोई भी पार्टिकल जो है, करंट कैरिंग जो पार्टिकल है, जब वो मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये डिफाइन कर दिया था। और स्टड एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन डिफाइन कर दिए थे। अब हम लोग का दो चीजें पढ़नी है। पहला, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहले लिखेंगे सब लोग लिखेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल, motion of particle in uniform electric field, ठीक है। मोशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना यहाँ पे क्या चीज है, सुनना यहाँ पे। लेट सपोज ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक। यहां से एक चार्ज एंटर होता है, विद वेलोसिटी v, ठीक है। मान लेते हैं सर, यहां से एक चार्ज एंटर होता है विद वेलोसिटी v इस मैग्नेटिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होता है? हाँ भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या है? ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जैसे ही ये, ध्यान देंगे आप सब लोग, जैसे ही ये v वेलोसिटी के साथ में अंदर की ओर आया, ठीक है, यहां से इस पे देखो एक जो चार्ज पार्टिकल है, लेट्स सपोज इस पे चार्ज q है, ये चार्ज पार्टिकल है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं E है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E, ठीक है। लेट a charge q enters uniform electric field, कैपिटल E, ठीक है, with velocity v as show। मतलब वेलोसिटी v का डायरेक्शन कहां होगा? यहां की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो कौन कौन सी फील्ड रहती है उसके पास में, बताएं जल्दी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो क्या उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जब है ही नहीं, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ उस पर फर्क पड़ेगा। अब होगा क्या, ये चार्ज जैसे अंदर एंटर करेगा, दिस इज टेस्ट चार्ज, दैट इज प्लस क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज जैसे ही अंदर एंटर करेगा, यहां से प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये चार्ज ऐसे रिपेल होगा उस डायरेक्शन में। मतलब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। हाँ कि ना सब लोग? भाई एग्री करते हैं सब लोग इस बात से कि इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या एग्री करते हैं इस बात से? एंड ये चार्ज खुद कैसे जा रहा था? इस तरफ जा रहा था। अब इट्स लाइक कि अगर एक चार्ज ऐसे जा रहा है, तुम इधर से फूक मार दोगे उसको तो वो इधर मुड़ने लग जाएगा। मतलब उसके पास ये वेलोसिटी भी है और इधर की ओर फोर्स लगा तो वो इधर की ओर भी मूव करेगा। तो जो चार्ज का वो मोशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। हाँ कि ना सब लोग? Yes, sir. लेट सपोज ये जो डिस्टेंस सिस्टम ट्रेवल किया है along x axis, this distance is x, यहां से यहां तक का, एंड लेट सपोज यहां पे जो इसने डिस्प्लेसमेंट दिया along y axis, that is y। मतलब x axis के along ये x डिस्टेंस चला और y axis के along ये y डिस्टेंस चला, जो डिस्प्लेसमेंट भी है इसका। हाँ या ना सब लोग? ठीक है, चलो आगे की बात करता हूं, ध्यान देना आप सब लोग। अब अगर मैं बात करूं कि इस चार्ज के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं,
तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग x axis charge is moving, charge was moving 2 मिनट रुकना भाई। हाँ भाई ध्यान देना आप सब लोग। तो अलोंग एक्स एक्सिस चार्ज वाज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। हाँ कि ना सब लोग? भाई एक्स एक्सिस पर जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, हाँ या ना? ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी अलोंग y एक्सिस पे देयर इज, अलोंग y एक्सिस देयर इज फोर्स ऑन द चार्ज, y एक्सिस पे इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा ड्यू टू बताओ जल्दी से किसकी वजह से लगेगा? वेरी गुड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, सुनना है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है और चार्ज Q है, तो फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q इंटू E। और ये कौन सी एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है? y एक्सिस का। तो फोर्स ऑन y एक्सिस इक्वल टू Q इंटू E। बट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू Q इंटू E। देयरफॉर एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इक्वल टू QE बाय m। क्या ये बात समझ में आती है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं ये जो है, ये जो भी ये चार्ज है यहां से लेके यहां तक t टाइम में पहुंच जाता है, ऐसा मान लेते हैं। ये चार्ज यहां से लेकर के यहां तक t टाइम में पहुंच जाता है। तो अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूं, अलोंग एक्स एक्सिस जब बॉडी पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, अलोंग एक्स एक्सिस जब बॉडी पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा अलोंग एक्स एक्सिस? जीरो, कांस्टेंट है। तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में, मींस यहां से लेकर जब तक यहां तक पहुंचा है, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब आगे की बात कर लेते हैं सब लोग, ध्यान देना आप सब लोग। तो यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन 0 है, तो मैं बोल सकता हूं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, और टाइम जो लगा इसको लेट सपोज दैट इज टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v टाइम इज t हाफ इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज t इज इक्वल टू x अपॉन v। टाइम कितना लगा? x अपॉन v। मैं बोल सकता हूं हाँ या ना? नाउ अलोंग y एक्सिस, अलोंग अगेन y एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है? y, क्योंकि भाई बॉडी y एक्सिस पे कितना मूव किया है? y मूव किया। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू कितनी है? y है। ए वाई की वैल्यू कितनी है? क्यू ई बाय एम। और टाइम की वैल्यू कितनी है? x अपॉन वी। हाँ या ना सब लोग? यू वाई की वैल्यू है ना, सॉरी यू वाई की वैल्यू 0 है। यू वाई की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि इनिशियली बॉडी y एक्सिस पे तो मूव कर ही नहीं रही थी ना। इनिशियली बॉडी किस पे मूव कर रही थी? एक्स एक्सिस पे। तो यू वाई की वैल्यू कितनी होगी भाई? 0। भाई बॉडी यहां पे थी जो कि पहले सीधे जा रही थी, बट जैसे जैसे फोर्स लगेगा बॉडी ने मोशन किसका लॉन्ग स्टार्ट कर दिया? y एक्सिस पे। मतलब इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस पे 0 थी और धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है y एक्सिस पे। तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, टाइम इज t, दैट इज x by v प्लस हाफ इनटू a y की वैल्यू कितनी है? q e by m। तो q e by m इनटू t का स्क्वायर, तो दैट इज x स्क्वायर बाय v स्क्वायर। तो ये हो गया 0। तो y इज इक्वल टू क्यू ई बाय 2m एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू ई बाय 2m वी स्क्वायर, क्यू ई बाय 2m वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ कि ना? क्यू जो चार्ज है वो कांस्टेंट है,
इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका था वो कांस्टेंट है। इसका मतलब y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो पाथ बनेगा ये कैसा बनेगा, ये पाथ पैराबोलिक। तो पैराबोलिक पाथ। क्या समझे इससे? तो इससे हम लोग ये समझे कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव्स ऑन अ पैराबोलिक पाथ। समझ में आई बात सबको? ठीक है। अच्छा, देखने वाली बात ये है, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, तो y इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो क्यू ई अपॉन 4 इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ कि ना? और हाफ एम वी स्क्वायर क्या था, काइनेटिक एनर्जी, तो y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई सबको? इसको सी कांस्टेंट को सी लिख लो, इस वाले को काइनेटिक एनर्जी को के लिख लो। क्या ये बात समझ में आई सबको? चलो लिखो, जल्दी से लिखो। चलो भाई नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो एनडी के पेपर में अपने कई बार आता है ये वाला क्वेश्चन, समझे? कि जो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज एंटर करेगा तो कैसा पाथ फॉलो करेगा? तो आंसर है पैराबोलिक पाथ। समझे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम है नहीं? हाँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बचा है अपना। बोलो भी आगे। मैग्नेटिक में सर वही ना अपना हेलिकल वाला। नहीं, इसमें 3 केस बनेंगे। चलो ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन of a charged particle in uniform magnetic field। लिखा सबने? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखा सबने? ठीक। तो मुद्दा ये है मेरा कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे? तो सबसे पहली चीज, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड, कि वो किस टाइप का मोशन करेगा। समझे? तो द पाथ ऑफ द मोशन, द पाथ ऑफ मोशन depend on the angle between velocity and the angle between the velocity and the magnetic field। समझ में ये बात? समझे क्या? तो टोटल 3 केस बनते हैं। कितने केस? 3 केस बनेंगे। केस वन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। केस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री। इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। इनको हम बोलते हैं पैरेलल / एंटी पैरेलल। ठीक है? और थीटा इज इक्वल टू अदर देन अबव एंगल्स। सर वो ऑब्ट्यूज नहीं बोल सकते उसको अगर एक कंडीशन मान लीजिए? नहीं ऑब्ट्यूज नहीं बोलेंगे। और बाकी थीटा अगर इन सब एंगल के अलावा हुआ तो क्या होगा? तो टोटल 3 केस बनेंगे यहाँ। केस 1, ठीक है, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3। समझे क्या? करो डेरिवेशन। चलो तो लिखो केस 1 थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। केस 1 थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री मीन्स एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, थीटा इक्वल टू 0 और 180 डिग्री है। केस 1 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है? मीन्स ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन यहाँ की हो गया। अब क्या हो सकता है कि जो मेरा चार्ज है या तो वो ऐसे मूव कर रहा हो, ठीक है, जो चार्ज क्यू है या तो वो ऐसे मूव करे या फिर चार्ज क्यू मेरा ऐसे मूव कर रहा है उल्टा, ठीक है। ये वाला केस क्या है, जब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है 0 डिग्री, एंड ये वाला केस क्या है जब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है 180 डिग्री। हाँ या ना सब लोग? तो भाई एक बात बताओ, फोर्स लॉरेंट मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला Fm इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस वी। इसको खोलते हैं तो Fm का फॉर्मूला आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है Q V B साइन थीटा। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, साइन 0 0 साइन 180 0, हाँ कि ना। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, magnitude of force is equal to 0, means if charge moves parallel or anti-parallel, if charge moves parallel or anti-parallel to magnetic field, it will not experience any force, and जैसे मूव कर रहा है and therefore it moves along the direction of velocity, initial velocity, along the direction of initial वेलोसिटी। इनिशियली जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, समझे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको फील्ड का, उसके पास जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। समझ में आ गया ये बात सबको? यस सर। चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे। आगे सुनना है यहाँ पे, केस 2 लिखेंगे वहां पे। केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री स्लैश 270, दोनों चीजें परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। केस 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 और 270 दोनों ही चीज क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने के दो तरीके अभी बता देता हूं। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिनोट किया, देखो लेफ्ट जा रही है राइट जा रही है, वो तो ऐसे एरो से बता सकते हैं, लेफ्ट जा रही है राइट जा रही है, हाँ कि ना। ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये ऐसे बता सकते हैं। लेकिन पेपर के अंदर जा रही है पेपर के बाहर आ रही है, अगर ऐसे डॉट बनाया मतलब पेपर के बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर क्रॉस बनाया मतलब मैग्नेटिक फील्ड पेपर के कहां जा रही है? अंदर। समझे क्या? समझे भाई सब लोग? डॉट मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, पॉइंट मतलब बाहर, ये क्रॉस मतलब अंदर। समझे क्या? हाँ। चलो ध्यान देना, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में ऐसी, दैट इज इनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन कहां की ओर है? अंदर की ओर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन अंदर की ओर है। अब पैरेलल बनाना क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी, तो इक्वल डिस्टेंस पे क्रॉसेस बनाना, ठीक है। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि यूनिफॉर्म है। इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, ध्यान देना आप सब लोग। एक चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर करेगा विद वेलोसिटी v, और चार्ज है q। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? हाँ। अब खुद सोचो, हमारा जो फॉर्मूला है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर करेगा, चार्ज के पास में कितनी फील्ड होगी पहले बताओ? चार्ज कितनी फील्ड जनरेट करेगा? बोलो। दो, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। जब ये चार्ज अंदर की ओर आएगा तो ये दो फील्ड जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना? ठीक है।
क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? क्या यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? है सर। कहाँ है भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड है। आई रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? नहीं सर। नहीं है। तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है बट ऑलरेडी कोई और एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन जब चार्ज मूव करेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पर है, इसका मतलब यहाँ या तो वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अच्छा मीन्स मुद्दा ये है कि द चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना? हाँ। अब मुद्दा ये है कि उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो भाई हमको पता है व्हेन अ मूविंग चार्ज इज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, व्हेन अ मूविंग चार्ज इज इन सम मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस कौन सा फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स। तो Fm इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा फोर्स का, दैट इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। बट थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 अभी के लिए, 270 मतलब 90 लो। तो Fm इज इक्वल टू QVB साइन 90 डिग्री। साइन 90 मतलब 1, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया मैग्नेटिक फोर्स का? QVB। हाँ कि ना सब लोग? हाँ भैया। and direction will be and direction will be direction will be perpendicular to both v vector and b vector। क्यों? क्योंकि फोर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v वेक्टर एंड b वेक्टर, हाँ या ना? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये मूवमेंट होगा कैसे, ध्यान देंगे आप सब लोग। तीन चीजें ली मैंने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मेरी अंदर की ओर है, ठीक है, वेलोसिटी मेरी इधर की ओर है, और तो इन तीनों का परपेंडिकुलर जैसे कि अंदर घुसेगा परपेंडिकुलर कहां की ओर आएगा? ऊपर की ओर। दिख रहा है सबको? फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की, वेलोसिटी इधर की ओर है, तो ये फोर्स कहां की ओर है? ऊपर या नीचे? अभी के लिए ऊपर मान लेते हैं, समझे क्या? सर इसमें जरूरी है लेफ्ट एंड राइट हैंड? बात वो भाई वो बाद की बात है, लगाएंगे अपन लेफ्ट हैंड रूल पे। चल ठीक है, फोर्स फील्ड करंट होता है, हाँ। ठीक है। फील्ड कहां की ओर है? फील्ड कहां की ओर है? सीधे अंदर की तरफ। फील्ड अंदर की ओर है। फोर्स फील्ड करंट कहां की ओर जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, मतलब करंट इधर की ओर आ रहा है, राइट। तो फोर्स कहां की ओर लग रहा है? ऊपर। समझा क्या? हाँ। ठीक है, एक ही बात है। फोर्स देखो, फील्ड अंदर की ओर है, करंट जहां पे देखो जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट उसके अपोजिट मूव करता है, तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा करंट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो फोर्स फील्ड करंट, फील्ड अंदर की ओर है, करंट इधर की ओर है, तो फोर्स कहां की ओर लगेगा? ऊपर की ओर। अगर तुमको लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था 10th में, ये आता है तो सिंपल सी बात है, फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। मतलब जैसे ही अंदर की ओर एंटर करेगा ये घूमेगा। हाँ। पर लेट्स अब अभी कुछ बनाना मत, सब लोग ध्यान देना। जैसे ही अंदर की ओर एंटर किया, इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा, या ऐसा मान लो कि ये यहाँ पे था, ये इधर की ओर मूव कर रहा था, और जैसे ही एंटर करेगा इसके ऊपर चार्ज लगेगा ऊपर की ओर, तो एकदम से तो ऊपर नहीं होगा ना, ये धीरे। देखो जब कोई चीज है जो ऐसे जा रही है, तुमने ऐसे फूंक मारोगे तो क्या एकदम से ऐसे चले जाएगी या ऐसे निकलेगी वो? ऊपर लाइन से धीरे धीरे इंक्रीज। मतलब धीरे धीरे ऐसे जाएगी। हाँ। तो इसने अपना डायरेक्शन मोड़ लिया, इसने अपना डायरेक्शन क्या किया? मोड़ दिया। अब सोचो यहाँ पे कि भाई फील्ड अंदर की ओर है, ध्यान दो, फील्ड अंदर की ओर है, करंट इधर की ओर है, तो अगर ऐसे टेढ़ा करूंगा मैं थोड़ा, तो फोर्स कहां की ओर लग रहा है? इधर की ओर लग रहा है, अंदर। ठीक है। तो अब फोर्स इधर की ओर लग रहा है, तो ये मुड़ेगा। अब इधर पे जाओ, फील्ड अंदर की ओर है, करंट इधर की ओर है, तो फोर्स कहां की ओर लग रहा है? टेढ़ा ऐसे, तो फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूं, फील्ड अंदर की ओर है, फील्ड अंदर की ओर है, करंट इधर की ओर है, तो फोर्स कहां की ओर लग रहा है? इधर की ओर। तो भाई सिंपल सी बात है, एक सर्कल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको? हाँ। अगर मैं पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट को प्लॉट कर करके उस पर यही लेफ्ट हैंड रूल लगाता जाऊंगा, तो मेरे को ये पता लगेगा कि यहाँ पे किस टाइप का मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ।
सब लोग? ठीक है, तो यहाँ पे होगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन होगा। तो देखो अब मुद्दा ये है इन अ सर्कुलर मोशन, तो भाई यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, द डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड b, देयरफॉर फोर्स कहाँ की ओर था हरदम, जब इस पॉइंट पे आए वेलोसिटी कहाँ की ओर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ की ओर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हरदम कहाँ की ओर होता है, साइड की तरफ। टेंजेंट की तरफ। वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, भाई सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कहाँ की ओर होती है, टेंजेंट। टेंजेंट की तरफ। तो ये जो सर्कुलर मोशन हुआ है तुम्हारा, इसमें जो तुम्हारी वेलोसिटी है दैट इज अलोंग टेंजेंट। अब हर एक पॉइंट पे चेक करो तुम लोग, इस पॉइंट पर अगर चेक करोगे तो फोर्स फील्ड अंदर की ओर है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स कहाँ की ओर आ रहा है, इधर की ओर। अंदर की। इस पॉइंट पे जाओ, फील्ड इधर है, फील्ड अंदर की ओर है, करंट इधर की ओर है, फोर्स कहाँ की ओर है, इधर की ओर। इस पॉइंट पे जाओ, फोर्स अंदर है, करंट इधर है, फील्ड इधर की ओर। इस पॉइंट पे जाओ, फील्ड अंदर है, करंट नीचे की ओर है, फोर्स इधर की ओर है। मींस हरदम जो फोर्स है वो कहां की ओर पॉइंट कर रहा है। तो भाई तुम्हारे पास में ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, ये फोर्स हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो Fm equal to QEB sin theta and direction will be perpendicular to both V and B. Therefore, force is always directed towards सेंटर। आगे ना, Therefore, अगर ये सर्कुलर मोशन है, देखो क्लास 11th में तुमको एक चीज बताई थी, अगर एक अर्थ घूम रही है सर्कुलर मोशन में अराउंड सन, तो वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। एक पेंडुलम है, पेंडुलम यू मूव कर रहा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, एंड दिस सर्कुलर मोशन का जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। एक कर्व रोड है, कर्व रोड के ऊपर जाकर के एक आदमी टर्न लेने वाला है गाड़ी से, और ये फिर भी गिरता नहीं है, ये पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन है। एंड यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो असली में सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट एक कंसेप्ट है, वो एक्चुअल कोई फोर्स नहीं है। हाँ या ना भाई, मतलब कंडीशन चेंज हुई, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू चेंज होगी डिपेंडिंग की कौन उसको प्रोवाइड कर रहा है। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। therefore in circular motion, therefore centripetal force is equal to magnetic, इसके बराबर होगा मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, दैट इज सब लोग, हाँ या ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m v स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, q v b, है ना, सॉरी हाँ ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाई r एंड दैट इज q v b sin 91 हो गया था, v से v कैंसिल हो गया, रेडियस r का फॉर्मूला आ गया m इंटू v अपॉन क्यू बी, ये तुम्हारा रेडियस आ गया इस सर्कल का। क्या ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। अब बात है कि जो सर्कुलर मोशन होगा ये घूमता रहेगा इसके अंदर। अब एक बार अंदर एंटर हो गया, घूमने लग गया, अब इसके बाद फील्ड के बाहर नहीं निकलेगा, ये यहीं पे घूमता रहेगा। तो मुद्दा है कि टाइम पीरियड कितना लगेगा, इस पूरे मोशन में कितना टाइम पीरियड लगेगा, क्यों, क्योंकि पीरियोडिक मोशन हो गया। तो टाइम पीरियड, टाइम इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू, बोलो भाई, स्पीड इक्वल टू या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, हाँ कि ना। वेलोसिटी इसकी v है, डिस्प्लेसमेंट एक सर्कल को कंप्लीट होने में कितना डिस्प्लेसमेंट है, 2 पाई r। सॉरी रुक जाओ, मैं इसकी स्पीड निकालना चाह रहा, मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, तो मैं ये ले लेता हूं, चलो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ कि ना। एक सर्कल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड, क्योंकि उसके बाद में वो दोबारा स्टार्ट करेगा,
फिर दोबारा स्टार्ट करेगा, फिर दोबारा, तो उसको मैं टाइम पीरियड बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दैट इज पीरियोडिक मोशन, वो बार बार रिपीट होगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, बट आर की वैल्यू क्या है? एम वी बाई क्यू बी। तो v इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एम वी बाय क्यू बी डिवाइडेड बाई टाइम t। v से v कैंसिल हो गया, t ऊपर जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय क्यू बी। समझ में आई बात सबको, सब लोग? अब फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोशन, फ्रीक्वेंसी भाई जब घूमेगा सर्कुलर मोशन तो फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई m अपॉन क्यू बी। देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई m। क्या ये बात समझ में आई? इतना लिखो, कोई आया दरवाजे में, लिखो इतना लिखो, जल्दी लिखो। अगला लिखो 2 मिनट पहले, एक और लिख लो फिर लिखना। ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा देखो, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, पता है क्या है चीज? एसएचए में पढ़ा था पिछले साल। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू होगी ओमेगा इक्वल टू क्यू बी बाई एम। क्या ये बात समझ में आई सबको? चलो लिखेंगे, जल्दी से लिख लो इसको। सर वो लाइट चलो लिखो भैया अगला। केस 3, इफ एंगल इज अदर देन 0, 90 and 270। if angle is other than 0, 90 and 270, अगर इनके अलावा कोई एंगल हुआ तो क्या करूंगा मैं? if angle is other than 0, 90 and 270, इनके अलावा कोई एंगल हुआ तो मैं क्या करूंगा? ध्यान देंगे आप सब लोग, बोलो बोलो भाई। चलो तुम लोग हेडिंग डाल दो, मेरे को ज्यादा चाहिए बोर्ड। इफ एंगल इज अदर देन 0, 90 एंड 270, एंगल इज अदर देन 0, 90 एंड 270, तो मैं क्या करूंगा? ध्यान देंगे आप सब लोग। लेट्स सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो ऐसे लग रही है, ध्यान देना यहाँ पे, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस पे, ठीक है भाई सब लोग? ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेलोसिटी है बॉडी की उसकी बात भी करते हैं, रुक जाओ 2 मिनट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस, ठीक है? इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है मेरी पूरी, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब वेलोसिटी जो है ना तो वो अलोंग है ना तो वो परपेंडिकुलर है। आई रिपीट, वेलोसिटी ना तो इसके अलोंग है, मतलब 0 या 180 पे, ना ऐसे है ना ऐसे है, ना ही ऐसे है। वेलोसिटी कहीं तो भी ऐसे है, ठीक है? नाउ अगर वेलोसिटी ऐसे हुई, आई रिपीट, अगर वेलोसिटी ऐसे हुई तो बॉडी के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट इधर की ओर, दैट इज वी एक्स, और एक कंपोनेंट इधर की ओर, दैट इज वी वाई। हाँ या ना सब लोग? अच्छा, ठीक है, एक कंपोनेंट इधर की ओर है वी एक्स, एक इधर की ओर है वी वाई, और ये जो है मोशन जो है, 2 मोशन है। एक बात बताओ, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स पैरेलल है या परपेंडिकुलर, कैसी है? अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वी एक्स इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, therefore does not experience any force on, yeah, does not experience any force along मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। हाँ या ना सब लोग? ठीक है, वी वाई is perpendicular to magnetic field, therefore इसकी वजह से कैसा मोशन होगा? therefore there will be कैसा मोशन? बोलो भाई,
मैग्नेटिक, अबे हेलिकल क्यों होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के तो कौन सा मोशन होता है? अभी पढ़ा था, तो सर्कुलर सर्कुलर। तो Vy is perpendicular to magnetic field, therefore there will be circular motion, therefore there will be circular motion, there will be circular motion due to y component of velocity। हाँ या ना? मतलब दो चीजें हैं, ये वेलोसिटी से बॉडी आगे भी बढ़ रही है और ये वाली वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सी बात है, ये ऊपर की ओर जा रही है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो यहां पे ऐसे घूमेगा। अब खुद सोचो, y एक्सिस पे घूम रहा है और x एक्सिस पे आगे आ रहा है, मतलब ये चीज ऐसे आएगी। हाँ या ना? भाई लिखो मत, लिखने का टाइम दूंगा। आई रिपीट, y एक्सिस पे ये चीज ऐसे घूम रही है, ठीक है, और x एक्सिस पे आगे की ओर आ रही है, तो ये चीज ऐसे आगे आएगी जैसे स्प्रिंग आगे आता है। सब लोग? हाँ सर। therefore ये मोशन कुछ ऐसा होगा। हाँ या ना? चलो अब मैं आगे की बात करता हूं, ध्यान देंगे आप सब। यहां पे अब अगर मैं बात करूं, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, Vx की वैल्यू कितनी होगी? लिखो मत, अभी आंसर दो पहले। Vx की वैल्यू कितनी होगी? V cos थीटा। Vy की वैल्यू कितनी होगी? Vy की वैल्यू, साइन थीटा। और इसको सुनो, इसको थीटा मत लिखो, इसको लिखो फाई। क्या लिखो इसको? फाई। तो V cos फाई, V sin फाई। हाँ या ना? सब लोग? चलो बहुत बढ़िया। नाउ अलोंग x एक्सिस, फोर्स अलोंग x एक्सिस कितना लग रहा है? 0। क्यों? क्योंकि q इनटू वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्रॉस विद मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल 9 अबे x और b के बीच का 90 0। 0 हाँ कि ना? क्यों भाई? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो q v x b sin 0 डिग्री आएगा, तो आंसर विल बी 0। ठीक है। फोर्स अलोंग y एक्सिस का अलोंग कितना फोर्स लग रहा है? तो Fy इज इक्वल टू q इंटू वी वाई इंटू बी। ठीक है, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ Fy इज इक्वल टू q v sin फाई, v sin फाई b, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल साइन। हाँ या ना? आप समझे मैंने उसको थीटा मिटा के फाई क्यों लिखा? दोबारा बोलो ये चीज, दोबारा। वी वाई क्या है? वी वाई है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, उसकी वैल्यू है v sin फाई, दिस इज b। और भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और ये जो थीटा होता है ये इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो भाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का, वी वाई के बीच का और बी का बीच का एंगल कितना है? थीटा। समझे क्या? खुद सोचो तो पहले Vx की वैल्यू भी नहीं डाली, V cos थीटा। भाई, क्योंकि इधर पे Vx और B एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 आएगा, तो आंसर 0 ही बनेगा ना वो तो। समझा? इसलिए नहीं किया, उसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। यहां की बात करूं, वी वाई के बीच में और बी के बीच में कितना एंगल बताओ, बोलो। वी वाई के बीच में और बी के बीच में कितना एंगल है? बोलो। 90 तो वी वाई बी साइन 90 लिख सकता हूं इसको मैं। और वी वाई की वैल्यू कितनी है? V sin तो देयरफॉर क्यू वी sin phi। v sin 90 हो गया 1, और वी वाई की वैल्यू डाल दी v sin फाई। क्या ये बात समझ में आई तुमको? हाँ हाँ अच्छा, सर्कुलर मोशन कौन सी एक्सिस पे हो रहा है? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? x एक्स एक्सिस पे। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस फोर्स। हाँ कि ना? देयरफॉर मैं बोल सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स for circular motion is provided by force
along y axis, बोल सकता हूं मैं ये चीज। therefore सेंट्रीपिटल फोर्स Fc is equal to Fy। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय आर। और कौन सा v स्क्वायर, कौन सी एक्सिस पे हो रहा है, mvy का स्क्वायर बाय आर, हाँ या ना, क्योंकि y एक्सिस पे हो रहा है ना सर्कुलर मोशन, तो दैट इज इक्वल टू fy की वैल्यू कितनी है, qvb sin phi, और vy की वैल्यू कितनी है, v sin phi, तो mv स्क्वायर sin स्क्वायर phi डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल टू qvb sin phi। v से v कैंसिल हो गया, sin phi से sin phi कैंसिल हो गया, therefore mv by r sin phi is equal to qb, therefore r equal to mv upon qb sin phi, बोल सकता हूं क्या, ये बोल सकता हूं हाँ या ना, सर mv by r sin phi होगा ना। कमेंट r इक्वल टू, मेरी गलती, r इक्वल टू mv sin phi अपॉन qb, mv sin phi अपॉन qb, समझेगा, अब सही है। पिछली बार फॉर्मूला क्या था, r इक्वल टू mv बाई qb, हाँ सर, v जो है कौन सी एक्सिस पे हो रहा है सर्कुलर मोशन, x एक्सिस, कौन सी एक्सिस है भाई सर्कुलर मोशन के लिए, x एक्सिस सर, अबे गधे हो गए हो क्या भाई, कौन सी एक्सिस पे हो रहा है सर्कुलर मोशन, Y axis. y एक्सिस पे, तो r जो पिछली बार mv बाय qb था, इस v की जगह पे अब हमने क्या डाल दिया, vy, और vy की वैल्यू क्या थी, v sin phi, डायरेक्टली आ सकता था ये फॉर्मूला, हाँ सर, समझे क्या। सर्कुलर मोशन देखो यहाँ पे y एक्सिस की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और सर्कुलर मोशन तभी होता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो सर्कुलर मोशन कौन सी एक्सिस पे हो रहा है, y, और x एक्सिस का वेलोसिटी कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब उनके बीच का एंगल इज 0 डिग्री, देयरफॉर x एक्सिस की वेलोसिटी जो है, x एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब बॉडी ऐसे मूव करती रहेगी, बट सर्कुलर देखो ऐसे घूम रहा है y एक्सिस पे और चल रहा है आगे की ओर, मतलब ये चीज ऐसे आ रही है, समझे क्या, भाई आगे की ओर क्यों चल रहे हो, क्या भाई, आगे की ओर चल क्यों रहे हो, क्योंकि उसके पास एक कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो आगे की ओर है, ना उसको कोई रोकने वाला है, ना उसको कोई रोक भी नहीं रहा ना फिर अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भाई, एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी लग रही है वो इधर क्यों लग रही है उमेश, 0 डिग्री और 90 वाले केस का प्लस कर दिया दोनों का, एग्जैक्टली हाँ, तो मतलब किसी एंगल, अगर किसी एंगल पे गया तो उसके दो कंपोनेंट खिलेंगे, एक 0 डिग्री के अलाउ और एक 90 डिग्री के अलाउ। अब 90 वाला परपेंडिकुलर इसलिए घूमने लग जाएगा, और जो 0 डिग्री वाला है वो वहीं के वहीं पे चलता रहेगा, और उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है, तो सिंपली चलता रहेगा ना वो, समझा क्या, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सर्कुलर मोशन के टाइम पीरियड की। इस सर्कुलर, ये जो सर्कल बन रहा है ना, इसका रेडियस है r, दैट इज mv sin phi by qb, तो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड इज इक्वल टू, भाई ये जो एक सर्कल घूमेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सिंपल सी बात, किस स्पीड से घूम रहा है सर्कल में, vy, तो vy इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 2 pi r, टाइम इज t, तो v sin phi इज इक्वल टू 2 pi, r की वैल्यू कितनी है, mv sin phi बाय qb डिवाइडेड बाय t, तो sin phi कैंसिल, v से v कैंसिल, तो t का अगेन फॉर्मूला कितना आ गया, 2 pi m बाय qb। क्या ये बात समझ में आई। अब अगर t आ गया तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, न्यू, हाँ भाई, न्यू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यहां लिख देता हूं मैं, न्यू कितना होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू qb अपॉन 2 pi m, हाँ या ना सब लोग। अब अगर ये आ गया तो ओमेगा निकाल सकते हो, Yes. ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू,
तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू बी अपॉन, समझे क्या? हाँ चलो इतना लिखो, फिर इसके आगे एक और करवाता हूं, पिच। लिखो इसको जल्दी पर। लास्ट है भाई हमारे पास में एक चीज, जिसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। पिच क्या होती है समझना है भाई। क्या होती है पिच? डिस्टेंस बिटवीन टू क्या कहते हैं उसको, साइमल्टेनियस राउंड्स। हाँ, ये जो राउंड है, एक राउंड घूमा यहां से यहां लेके यहां तक, राउंड कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ कि ना भाई, इतनी देर में ये आगे भी बढ़ गया है, बट ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में ये अगला राउंड जब घूमेगा तो यहां से लेकर के दोबारा फिर यहां तक आ गया। हाँ कि ना? हाँ तो एक्चुअल में ये जो दो राउंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? पिच। पिच। समझ गए? अब सोचने वाली बात ये है, तुम लोग को ये चीज यहां से, अगर एक स्प्रिंग हाथ में पकड़ू मैं, ये स्प्रिंग पकड़ा मैंने, सामने से कैसा दिखाई देगा? सर्कल। सर्कल। लेकिन जब मैं इसको ऐसे दिखाई दूं तो स्प्रिंग। सिलेंडर जिसमें गैप। हाँ, तो ये एक सर्कल है बेसिकली। ये क्या है? एक सर्कल। तो ये एक सर्कल है पूरा का पूरा, ये समझे? और ये जो दूसरा सर्कल है, इनके सेंटर्स के जो बीच का डिस्टेंस है, दैट इज पिच। हाँ या ना? चलो अब एक बात बताओ, ये सर्कल कितना टाइम में घुमा? टी टाइम में। टी। और यहां से लेके यहां तक कितना टाइम में घुमा? टी घूमेगा। क्योंकि एक सर्कुलर मोशन हुआ वो। हाँ कि ना? हाँ और हमने यहाँ पर टाइम पीरियड निकाला है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि जितनी देर में एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, तो एक जो सर्कल कंप्लीट करता है दैट इज इन टाइम टी, टाइम पीरियड टी। अब टाइम पीरियड टी के अंदर अगर ये सर्कल मोशन किया है, तो जितनी देर में सर्कल घुमा है उतनी देर में आगे भी गया है। आई रिपीट, जितनी देर में सर्कुलर मोशन हुआ है उतनी ही देर में ये आगे भी गया है, क्योंकि इसके पास दो वेलोसिटी थी, एक इधर की और एक इधर की ओर। इस पे सर्कुलर मोशन था और इधर पे आगे की ओर बढ़ रहा था। हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पिच जो कवर की है, ये जो डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज इन टाइम टी। और ये कौन से एक्सिस के अलोंग? अलोंग एक्स। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक्सीलरेशन कितना है? 0। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज पिच के बराबर डेल्टा एक्स। यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी कितने के बराबर है? वी एक्स। वो कहाँ है हमारी वी एक्स की वैल्यू? वी कॉस फाई थी, तो वी कॉस फाई। टाइम कितना लग रहा है? कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0। टाइम से जो भी इंटू कर दो क्या फर्क पड़ता है? टी का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी कॉस फाई इंटू 2 पाई एम बाई क्यू बी। हाँ कि ना? therefore delta x is equal to 2 pi m, delta x is equal to 2 pi m v cos phi divided by q b। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। सब लोग? तो ये होता हमारा पिच का फॉर्मूला फॉर दिस मोशन। एंड ये जो पिच है, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिक्स। तो मोशन इज हेलिकल। समझे क्या? चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। चलो यहाँ पे खत्म करते हैं आज का सेशन, ठीक है? अगली बार हम लोग जब आएंगे तो साइक्लोट्रॉन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में बायोट सावर्ट्स लॉ और जो बाकी जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर देंगे। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय।